नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के एक छोटे से टॉपिक मौलिक कर्तव्य के पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की दृष्टि से। इसके विषय में हम जानेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, मौलिक कर्तव्य का विकास कैसे हुआ, मौलिक कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, और मौलिक कर्तव्य हुआ और मूल अधिकार के बीच संबंध क्या है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संबंध क्या है, मौलिक कर्तव्य हुआ और आपके प्रस्तावना के बीच संबंध। तो इन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। यह जो मौलिक कर्तव्य है, पीसीएस हुआ या आरओआर हुआ या स्टेट की अदर्स एग्जाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या है, पहले समझिए मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या है। तो मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक, तो मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को दिया गया, विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। तो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा की भावना को बढ़ावा देने, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये मूल कर्तव्य, तो ये मौलिक कर्तव्य का अर्थ है। तो अब जानें कि मौलिक कर्तव्य का विकास हुआ कैसे। तो मौलिक कर्तव्य का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि 1975 और 77 के बीच आंतरिक आपातकाल के दौरान इनकी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस हुई। उसके पश्चात क्या हुआ कि सरकार द्वारा कदम उठाए गए जिससे भारत में मौलिक कर्तव्य का समावेश और विकास हुआ। तो इसका विकास कैसे हुआ देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था 1976 में किया गया था। भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। तो कब किया गया था 1976 में। यह प्रश्न पूछा जाता था कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। तो यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। समिति ने पाया कि अधिकारों के उपयोग के अतिरिक्त नागरिकों को कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। तदनुसार इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की। इसमें 8 मौलिक कर्तव्य की सूची थी। कितनी थी? 8 मौलिक कर्तव्य की सूची थी। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 लाया गया। केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। इसने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया, जिसने संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। तो 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो भारत के नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य की एक संहिता निर्देश करता है। तो 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। तो वो एक जो मौलिक कर्तव्य वो कब शामिल किया गया वो आगे चर्चा करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो 8 था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको कितने 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया ये देख लीजिए। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था? तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। अब देखिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में भारत में। तो अब 11 मौलिक कर्तव्य में कौन कौन मौलिक कर्तव्य है ये देख लेते हैं कि तो भारतीय संविधान में 4 का और अनुच्छेद 51 ए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 है और 51 ए अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है?
कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा क्या है कि वो कह रहा कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना एवं उनका पालन करना। तीसरा क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। तो एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये शब्द कहाँ पर उल्लेख किया गया है? ये प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो देश की रक्षा, अगला है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। अगला क्या है कि धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना तथा महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। छठवां क्या कह रहा है कि देश की समृद्धि, मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। ये छठवां है। सातवां क्या कह रहा है कि वन, झील, नदियाँ इत्यादि वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना तथा जीवों के प्रति दया भाव रखना। ये सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि आठवां ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, खोज, सुधार की भावना का विकास करना। नौवां क्या कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये नौवां मौलिक कर्तव्य है। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च प्रयासों और उपलब्धियों के नए स्तरों तक पहुँचे। ये आपका 10वां है। 11वां क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है कि 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो इसको कब जोड़ा गया? 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना के बीच संबंध क्या है। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य में आपका दिया गया है कि 51 कैपिटल ए और 1 में, यानी कि 51 ए और 1 में संविधान का पालन करना तथा इसके साथ ही संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये प्रस्तावना में भी शब्द दिया गया कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक शब्द, कार्य और विचार में संविधान के इन आदर्शों को याद रखना और उनका पालन करना। तो अनुच्छेद 51 कैपिटल ए का संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 51 ए का तीसरा जो है ये भी प्रस्तावना से संबंधित है कि इसमें क्या उल्लेख किया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का उल्लेख करता है। तो 51 ए का 3 भी मूल कर्तव्य जो है वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। इन मूल कर्तव्यों, मूल्यों का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में भी किया गया है। तो 51 का ए फर्स्ट, 51 का ए थर्ड, यानी कि 2 अनुच्छेद प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 कैपिटल ए का पांचवा क्या कहता है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 51 ए का 5वां भी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, क्योंकि उसमें संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति की गरिमा शब्द का प्रयोग किया, राष्ट्र की एकता शब्द का प्रयोग किया गया है, अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया।
तो ये 3 जो अनुच्छेद है वो मौलिक कर्तव्य के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A का पहला, अनुच्छेद 51A का तीसरा, अनुच्छेद 51A का पांचवा। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। तो इनको लिख लेते हैं, जैसे 51 का अनुच्छेद 51A का कैपिटल A का पहला, तीसरा मूल कर्तव्य और पांचवा मूल कर्तव्य, ये प्रस्तावना से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। तो ये 3 जो अनुच्छेद है वो प्रस्तावना से संबंधित है। अब देख लीजिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के बीच संबंध के बारे में देख लेते हैं। जैसे 48A, ये आपका डीपीएसपी में उल्लेख है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान है। ये आपका दिया गया है डीपीएसपी 48A में। और यही बात 51A के साथ यानी कि जी में दिया गया कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य वनों वन्य जीवों आदि सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। तो आपका 48A किससे रिलेट करता है? 51A7 यानी कि जी से, तो मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, जब पीसीएस हो या आरओ या यूपीएससी में बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न बनाएगा, तब इसी तरह के प्रश्न बनाएगा। तब पूछेगा एक तरफ की राज्य की नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से मिलान कीजिए कि ये अनुच्छेद प्रस्तावना के किस अनुच्छेद से मिलान करता है। तो 48 जो ए है ये अनुच्छेद 51A के जी यानी कि 7 से मिलान करता है। यही बात इसमें भी लिखी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि ये डीपीएसपी का है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनके लिए पूर्व प्राथमिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। और ये बात अनुच्छेद 51K में कही गई कि नागरिकों से अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों संरक्षक को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए निर्देश देता है। यानी कि A11 जो बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा। तो अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51A11 से संबंधित है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि अनुच्छेद 49 डीपीएसपी का ये कहता है राज्य को राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद ये 51AF संबंधित है। नागरिकों को देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का निर्देश देता है। ठीक है, ये इससे संबंधित। तो अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? 51A6 से। ऐप का मतलब 6, तो ये इससे संबंधित है। तो ये मिलान करने के लिए प्रश्न पूछेगा जब बहुत ज़्यादा टफ बनाएगा। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच संबंध क्या है? ठीक है, जैसे अनुच्छेद 19 कह रहा है, अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। यद्यपि इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राज्य अन्य बातों के साथ साथ भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा के आधार पर इस आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। तो यही बात देख लेते हैं कि अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य में क्या कहा। अनुच्छेद 51C में क्या कहा गया है कि नागरिकों पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 51AC का संबंध किससे? यानी कि 19, अनुच्छेद 19 यानी कि मूल अधिकार से। तो अनुच्छेद जो मूल अधिकार हुआ, प्रस्तावना हुआ और डीपीएसपी का उल्लेख किसमें दिया गया? मौलिक कर्तव्य। ये मोटा मोटा समझिए, अगर ज़्यादा डिटेल पूछेगा तो अनुच्छेद का मिलान करने के लिए पूछ दिया। तो अनुच्छेद 19 मौलिक कर्तव्य की किस अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, अनुच्छेद 21 का वर्णन किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 का वर्णन दिया गया है कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? महिलाओं के साथ शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया कि नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का निर्देश देता है। तो आपका अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51AE से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार। अनुच्छेद 21A किससे क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। किसकी?
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 51(1) में क्या कहा कि नागरिकों से अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे संरक्षक को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 21(a) अनुच्छेद 51(1) से संबंधित, के का मतलब 11, ठीक है। अब अनुच्छेद अंतिम क्या है कि अनुच्छेद 23(2) में प्रावधान है कि राज्य सैन्य सेवा जैसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। और यही बात अनुच्छेद मूल कर्तव्य में किस में कही गई? अनुच्छेद A(4) में, यानी कि डी में, कि नागरिकों से देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए आह्वान किए जाने पर ऐसा करने के लिए निर्देश दे सकता है। तो ये मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य की भी संबंध था। जब बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाता है तो इन दोनों के बीच संबंधों के बारे में पूरे आप मेंस में भी इसी आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में कई मुख्य विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहली विशेषता क्या है कि गैर योग्य संगत, ये कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, अर्थात ये न्यायपालिका के माध्यम से कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। जिस आधार पर आप मूल अधिकार को कानून के द्वारा लागू करा सकते हैं, उस आधार पर मौलिक कर्तव्य को नहीं करा सकते। यद्यपि ये नागरिकों के नैतिक दायित्वों और मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा क्या है कि परिवर्तनीयता का दायरा, यानी कि ये कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, यानी कि भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, विदेशियों तक विस्तारित नहीं, यानी कि विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्या कहना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, ये मौलिक कर्तव्य किन किन स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं? ये मौलिक कर्तव्य विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हैं, जिनमें पूर्व सोवियत संघ का प्रावधान है, महात्मा गांधी जी के विचार और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञ शामिल है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के मिश्रण को दर्शाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के मिश्रण को दर्शाते हैं। चौथा क्या है, निर्देशात्मक प्रकृति, ये कर्तव्य नागरिकों के व्यवहार और आचरण का मार्गदर्शन करते हैं और एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले समाज के निर्णय के लिए नैतिक दिशाबोध के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये पांचवा होगा। छठवां क्या कहता है कि भारतीय मूल्यों का संहिताकरण, ये मूल्यों का उल्लेख करते हैं जो भारतीय परंपराओं और प्रथाओं का हिस्सा रहे। इस प्रकार यह अनिवार्य रूप से भारतीय जीवन शैली के अभिन्न कार्यों का संहिताकरण है। सातवां क्या कह रहा है कि नैतिक और नागरिक कर्तव्य क्या क्या है। इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य है जो जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना, जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य जैसे संविधान का सम्मान करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगला ही वीडियो जल्द अपलोड किया जाएगा।